Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 7th of November 2022. फर्स्ट न्यूज़ है COP27 इजिप्ट में हो रही है शर्म अल शेख में। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा पुअर कंट्रीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए जो कि लार्ज स्केल डैमेज सफ़र करते हैं ड्यू टू क्लाइमेट डिस्ट्रेस। तो पुअर कंट्रीज़ जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज सफ़र करते हैं ड्यू टू क्लाइमेट डिस्ट्रेस, तो उनको यहाँ पर कॉम्पनसेट करने के लिए एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा और इसको फॉर्मल एजेंडा में इंक्लूड किया जाएगा। आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डेवलप्ड कंट्री से पैसा निकलवाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनको $100 बिलियन देने थे जो कि इन्होंने देना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। गेटिंग द रिच एंड डेवलप्ड वर्ल्ड टू मेक मनी अवेलेबल फॉर क्लाइमेट रिस्पॉन्स हैज़ बीन अ डिफिकल्ट स्ट्रगल। और दूसरी बात, यहाँ पर क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से कितना लॉस हुआ है उसको क्वान्टिफाई करना बहुत मुश्किल है एंड क्वान्टिफाइंग लॉस ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन हाँ, ये जो डिसीज़न है ये यहाँ पर पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। द डिमांड फॉर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस इज क्वाइट ओल्ड बट इट हैज़ फेस्ड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। और काफ़ी पर्सुएशन के बाद द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेड इन 2013 सेट अप द वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑन लॉस एंड डैमेज, लेकिन इस सेपरेट ट्रैक की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। तो WIM ये किसके लिए है, तो ये लॉस एंड डैमेज के लिए है। द डिस्कशंस अंडर WIM, तो WIM में कभी फंडिंग की बात नहीं की गई थी। ये कहा गया था कि फोकस किया जाएगा नॉलेज के ऊपर, डायलॉग को स्ट्रेंथन किया जाएगा, लेकिन फंडिंग मैकेनिज्म नहीं था और ना ही कोई प्रॉमिस प्रोवाइड किया गया था कि लॉस और डैमेज के लिए यहाँ पर कुछ फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमने क्या डिस्कस किया, वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, और हमने क्या डिस्कस किया कि मेन एजेंडा में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा कि जो पुअर नेशन है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब ये डिसीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूरोप में हमें हीट वेव्स देखने को मिले थे, यूरोप में हमें ड्रॉट देखने को मिला था, पाकिस्तान में फ्लडिंग आई जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान चली गई एंड एक्सटेंसिव हीट वेव्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट न्यूज़ तो इतनी ही है। अब हम आगे चलते हैं। इन पंजाब हाई फ्यूल कॉस्ट कीप्स फार्मर्स अवे फ्रॉम मशीन्स। तो हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि फार्मर्स यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं सुपर सीडर मशीन और हैप्पी सीडर मशीन। तो पहला रीज़न जब यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था तो फार्मर का ये कहना था कि जो यहाँ पर स्टबल होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से इनको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं वीट क्रॉप पे। तो पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न हाई फ्यूल, तो यहाँ पर डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स जो है वो मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। With the cost of the fuel needed to run stable management machines eating into their profits, the farmers in parts of the Punjab have been unwilling to use machines जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इनके पास मशीन्स है लेकिन वो नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इनके पास यहाँ पर एग्रीगेटर्स भी नहीं है जो कि स्टॉक को पिकअप करेंगे, उनको बेल्स में कन्वर्ट करेंगे और उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एग्रीगेटर्स की ज़रूरत है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर बेलर्स प्रोवाइड करें और यहाँ पर गौशाला तक, इथेनॉल प्लांट्स तक उन बेल्स को पहुँचाया जाए। इसके अलावा आसपास इतने ज़्यादा इथेनॉल प्लांट्स भी नहीं है कि जहाँ पर ये इन बेल्स को जाकर बेच सकें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर आसपास बायोमास पावर यूनिट्स। फार्मर्स ऑल्सो सेड देयर वर नॉट मेनी बायोमास पावर यूनिट्स नियर बाई दैट यूज स्ट्रॉ एज फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आसपास यहाँ पर बायोमास पावर यूनिट्स भी नहीं है। फिर हमने एक सोल्यूशन डिस्कस किया था पूसा बायो डिकम्पोजर। अब इनका ये कहना है कि पूसा बायो डिकम्पोजर के लिए इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पैडी का हार्वेस्टिंग सीजन है और वीट का सोइंग सीजन है उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से इनके पास यहाँ पर टाइम नहीं है पूसा बायो डिकम्पोजर को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर सरकार को कोई नया सोल्यूशन लाने की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब हम आगे चलते हैं। बाकी फर्स्ट पेज पर यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है। फोकस ऑन न्यू दिल्लीज रोल एज जयशंकर हेड्स टू मॉस्को। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आउटकम्स आते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, अभी यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है जो G20 समिट है वो बाली में होने वाली है, बाली इंडोनेशिया में है। उसके बाद जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आफ्टर गुजरात BJP promises यूनिफॉर्म सिविल कोड इन हिमाचल, साइलेंट ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार मैनिफेस्टो में देख लेते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड फ्री बाइसिकल्स एंड स्कूटर्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑल्सो फीचर इन अ सेपरेट मैनिफेस्टो फॉर विमेन। लेकिन ये कोई बात नहीं की गई है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर UCC के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, UCC की इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई जो कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। उत्तराखंड इलेक्शन से पहले भी बात की गई थी, गुजरात में भी बात की गई है और हिमाचल में भी यहाँ बात की जा रही है। द मैनिफेस्टो सेट द पार्टी वुड स्टार्ट अ मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि स्कीम और यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा 3000 रुपीज़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है 6000 रुपीज़, तो ये उसके एडिशन में होगा।
और यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, शक्ति प्रोग्राम। अब हम चलते हैं आगे। 2022 likely to be fifth, sixth warmest year so for WMO, तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के असेसमेंट से ये बात पता चली है। फॉर अ रियलिस्टिक चांस टू कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है तो एनुअल एमिशंस को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी कितना है, 50 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, तो इसको कम करना है 33 बिलियन टन्स बाई 2030। और ये हमें किससे पता चला है, एमिशंस गैप रिपोर्ट से। एमिशंस गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये निकालता है UNEP। एमिशंस गैप रिपोर्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ पर डेली एनालिसिस फॉलो करते हो तो आप न्यूज़ को कनेक्ट कर पाओगे। Global mean temperatures for 2020 are currently estimated to be about 1.15 डिग्री सेल्सियस हायर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, और यहाँ पर 1.5 डिग्री तक इसको रखना है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस पहले ही हो चुका है। The warmest year on record so far has been 2016. In May this year, the WMO had said that there was 50% chance that the global temperature जो है वो यहाँ पर टच कर जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस को 2026 तक ही। It also said that it was almost certain that one of these 5 years 2026 तक इसमें से कोई भी एक जो ईयर है वो 2016 से ज़्यादा वार्मर हो सकता है। It also pointed out that the concentrations of 3 main greenhouse gases, CO2, CH4 and nitrous oxides were all at record high in 2021. The emissions of methane जो कि 25 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है CO2 से, तो कहीं आपको 25 टाइम्स, कहीं आपको डेट 26 टाइम्स मिल जाएगा। तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि मीथेन यहाँ पर कितनी पोटेंट होती है, लेकिन CO2 से काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होती है और इसका वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। द emissions of methane which is 25 times more potent than CO2 in causing global warming in fact increased at the fastest pace ever. ग्लासगो में कंट्रीज ने यहाँ पर प्लेज लिया था कि वो मीथेन एमिशंस को कट करेंगे बाई एटलीस्ट 30% बाई द ईयर 2030। अब हम चलते हैं आगे। स्टडी लिंक्स PM2.5 पॉल्यूटेंट्स टू अनीमिया प्रेवलेंस, तो इंडिया में अनीमिया बहुत ज़्यादा है और अनीमिया को हम कम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर क्लीन एयर प्रोवाइड कर दें, पॉल्यूशन को कम कर दें। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द फाइन एयरबॉर्न पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 pollutants may increase the prevalence of anemia among women of reproductive age through systemic inflammation. तो अनीमिया को कम किया जा सकता है अगर यहाँ पर क्लीन एयर प्रोवाइड की जाए। अनीमिया प्रेवलेंस विल फॉल फ्रॉम 53% टू 39.5% अगर इंडिया अपने क्लीन एयर टारगेट्स को मीट कर लेता है। तो अगर हम अपने क्लीन एयर टारगेट्स को मीट कर लेते हैं तो जो अनीमिया प्रेवलेंस है वो इंडिया में कम हो सकती है। इंडियाज अनीमिया प्रेवलेंस अमंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। Among PM2.5 sources, sulfate and black carbon are more associated with anemia अगर हम कंपेयर करें ऑर्गेनिक्स और डस्ट से। अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में जो ब्लड हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर डिमिनिश हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं। अनीमिया इज हाईली प्रेवलेंट इन इंडिया। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 reported that 53.1% of women of reproductive age and 58.5% जो children हैं under 5 ये हैं anemic. India launched a program under the पोषण अभियान कि हमें कंट्री को अनीमिया फ्री बनाना है और टारगेट सेट किया गया है कि अनीमिया को रिड्यूस करना है इन women of reproductive age to below 35% by 2022। तो ये हमारा टारगेट है। WHO का क्या टारगेट है, WHO का टारगेट ये है कि अनीमिया प्रेवलेंस को हाफ करना है बाई 2053। अब हम आगे चलते हैं। अ मैसेज टू ट्विटर टाइटन्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसमें हम एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं करेंगे। विंटर फाइट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टबल बर्निंग के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि स्टबल बर्निंग यहाँ पर क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। तो व्हीकल और पोल्यूशन है, स्टबल बर्निंग की वजह से यहाँ पर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा दिल्ली में पोल्यूशन वेदर की वजह से भी होता है कि वेदर और जोग्राफी दिल्ली की ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 35 to 40% अगर यहाँ पर पोल्यूटेंट्स इंक्रीज होते हैं स्टबल बर्निंग से, तो आपको किसी और सीजन में इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं मिलेगा दिल्ली में जितना कि अभी मिलता है। इसका रीज़न ये है कि जो एयर का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। हॉट एयर यहाँ पर ज़्यादा राइज होती है, लेकिन जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एयर ज़्यादा राइज नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स है वो कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो ये सब रीजंस है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली की एयर पोल्यूशन को। अब हम आगे चलते हैं। रिटर्न ऑफ नेतन्याहू, तो ये इजराइल के वापस से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अब इसमें यह बताया गया कि इन्होंने जो कोalition बनाया है वो टोटल राइट विंग पार्टीज़ का है, जिसकी वजह से ये जो इनकी पार्टीज़ हैं ये बिल्कुल अरब के अगेंस्ट है। अरब्स के अगेंस्ट तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि परसिक्यूशन देखने को मिलेगा हमें अरब्स का। द रिटर्न टू पावर ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इन लास्ट वीक्स इलेक्शन, अंडरलाइंस हिज कैनी पॉलिटिकल स्किल्स इन कोएलिशन बिल्डिंग। नेसेट, तो नेसेट है इजरायली पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट। नेतन्याहू इज इन अ पोजिशन टू ऑफर अ मोर स्टेबल गवर्नमेंट, जो कि इससे पहले प्रोड्यूस की गई। अब बताया गया कि इन्होंने जिनके साथ कोalition बनाया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी का नाम है बेन गिवर। द लीडर ऑफ दिस पार्टी इटामार बेन गिवर इज नोटोरियस फॉर हिज रैबिड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द अरब।
फिर यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो इनकी पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्ब करना चाहती हैं और हमें ग्रेटर रिप्रेशन देखने को मिलेगा अरब्स का इजराइल में। The new government's domestic policies could easily undermine the main foreign policy achievement of Netanyahu's previous tenure। और ये क्या यहाँ पर अचीवमेंट थी इनकी? अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे कि जो गल्फ कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पर रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जाएगा, इसराइल के रिलेशन को गल्फ कंट्रीज के साथ नॉर्मलाइज किया जाएगा। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद द गल्फ कंट्रीज हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ द इसराइल इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन ये सब कुछ रिवर्स हो सकता है अगर यहाँ पर अरब्स का रिप्रेशन स्टार्ट हो जाए इस कोalition के बाद। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसराइल की पॉलिटिक्स है, लेकिन हाँ मिडिल ईस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। और बाकी हमने यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड्स डिस्कस किए। तो अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद द गल्फ कंट्रीज हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ इसराइल। तो इसराइल के जो रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज हुए थे अरब कंट्रीज के साथ, और ये डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हुआ था। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अ स्प्रिंग इन कश्मीर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक प्लेस का नाम मेंशन है, दैट इज़ वेरीनाग, द मैसिव पॉन्ड फ्रॉम वेयर द ग्रेट झेलम रिवर बिगिंस इट्स लॉन्ग जर्नी थ्रू द वैली पाकिस्तान एंड फाइनली इनटू द अरेबियन सी। वेरीनाग का नाम कहाँ कहाँ मेंशन है? तो वेरीनाग इज मेंशन इन वेरियस हिस्टोरिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द जहांगीरनामा, आईने अकबरी एज वेल एज द फेमस राज तरंगनी। तो वेरीनाग यहाँ पर मेंशन है इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जहांगीरनामा, आईने अकबरी एज वेल एज द फेमस राज तरंगनी। नेक्स्ट व्हेन चिप्स आर डाउन। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए दो एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स हैं। दो एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स हैं, एक तो है पेट्रोलियम एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स दो एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए ही हम यहाँ पर दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। Both industries are dominated by a handful of countries and corporates and both are captive intensive, और दोनों ही यहाँ पर साइक्लिकल हैं। द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम तो यहाँ पर डोमिनेट किया जाता है बाय द ओपेक कंट्रीज, जिन्होंने अपना कार्टेलाइजेशन बना रखा है। जब उनको अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना होता है तब वो अपने सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं। सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन भी ऐसे ही क्लोज नेट है, और यूएस यहाँ पर सबसे बड़ा पावरफुल प्लेयर है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में। एवरी चिप प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होता ही है यूएस के साथ। लेकिन यूएस सिर्फ यहाँ पर एक कॉग नहीं है इस सेमीकंडक्टर लाइफ साइकिल में, और भी यहाँ पर क्रिटिकल कॉग्स हैं। वर्ड टीएसएमसीज फैब्रिकेशन फैसिलिटीज, तो यहाँ पर जो टीएसएमसी फैब्रिकेशन फैसिलिटी है वो यहाँ पर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कंप्यूटिंग पावर को प्रोवाइड करती है। जियोपॉलिटिक्स इज एट द कोर ऑफ बोथ इंडस्ट्रीज। एवरी ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैज बीटन अ पाथ टू द मिडिल ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑयल को वेपनाइज किया जाता है। सऊदी ने एम्बार्गो लगा दिया था एक्सपोर्ट्स पर टू द प्रो इजरायली वेस्टर्न वर्ल्ड इन 1973, जब यूएस का इंटरवेंशन होता है इराक में इन 2003, एंड द करंट कटबैक ऑफ रशियन गैस टू यूरोप। ये तीन एग्जाम्पल्स है कि कैसे यहाँ पर वेपनाइज किया जाता है ऑयल और गैस को। कंपेरेबली सेमीकंडक्टर्स हैव आल्सो बीन पार्ट कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर का यूज़ किया जा रहा है और हमें उसका टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर दिख रहा है बिटवीन द यूएसए एंड द चाइना, क्योंकि यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं होगा चिप टेक्नोलॉजी का टू चाइना। तो फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट नहीं होगा, यहाँ पर जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसका चाइना में यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं होगा। बोथ पेट्रोलियम एंड सेमी कंडक्टर चिप्स हैव अ ग्लोबल फुटप्रिंट। क्रूड ऑयल इज ट्रेडेबल बिकॉज इट इज ईजी टू स्टोर एंड शिप। गैस ऑन द अदर हैंड इसका नैरोअर मार्केट होता है, और ये सेम डायनेमिक्स हमें चिप इंडस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर। द यूएस हैज पास द चिप्स एंड साइंस आर्ट एंड ईयर मार्क्ड $52 बिलियन फॉर द क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन। तो यूएस यहाँ पर डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन के लिए क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ईयर मार्क कर दिया गया है। लेकिन यूएस में ये फैब्रिकेशन फैसिलिटी को सेटअप करना और बाकी कंट्रीज़ में सेटअप करना, फॉर एग्जांपल ताइवान, कोरिया और सिंगापुर, तो बाकी कंट्रीज़ में सेटअप करना ज़्यादा सस्ता है, और यूएस में 44% ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि यूएस के लॉज ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट लॉज ऐसे होंगे, इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में यहाँ पर कंपनी ज़्यादा सेटअप करना चाहेंगी। फाइनली बोथ इंडस्ट्रीज आर मार्क्ड बाई टेक्नोलॉजिकल चेंज। द मिस्टेक्स मेड बाई द थियरिस्ट ऑफ द पीक ऑयल, उनको ये लगा कि जैसी ऑयल की डिमांड है ये ऐसे ही रहने वाली है, और बाकी यहाँ पर कोई दूसरे तो हाइड्रोकार्बन के सोर्सेज मिलेंगे नहीं, लेकिन वो यहाँ पर गलत थे। द मिस्टेक मेड बाई द थियरिस्ट ऑफ पीक oil was the assumption that the oil exploration and the production technology would be linear and incremental in progress. They did not anticipate the cutting edge innovations कि यहाँ पर जो शेल रॉक है वहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, तो ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। तो ऐसा ही हमें समझना है कि जो चिप इंडस्ट्री है इसमें भी नए नए इनोवेशंस होते रहेंगे, तो हमें यहाँ पर इनोवेशन के साथ चलना है। Those countries that decide to copy, steal and subsidize technology are, according to Miller, condemned to the technological backwardness because this strategy will not allow them, और वो यहाँ पर पेस नहीं रख पाएंगे
with a cutting edge innovation. India has struggled for more than 5 decades और हम पेट्रोलियम सप्लाई के लिए आज भी डिपेंडेंट है. इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल. इंडिया की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो 20% हुआ करती थी 80s के आसपास, अब है 80%. इंडिया हैज़ रिसेंटली इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी कि हम यहाँ पर डेवलप करेंगे डोमेस्टिक चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़. तो ऑथर ने यहाँ पर दो सलाह दी है. पहली बात कि आप यहाँ पर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप तो कर रहे हो, लेकिन आपको नेशनलिज्म नहीं दिखाना है उसमें. बाकी कंट्रीज़ के ऊपर आप इंटरडिपेंडेंट रहोगे, ये बात आपको समझनी है. वन, चिप नेशनलिज्म will be economically costly and could be technologically regressive. They should be cautious about decoupling from the international supply chain. तो हमें इंटरनेशनल सप्लाई चेन से डीकपल नहीं होना है. दूसरी बात, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन है वो मिनिमल होना चाहिए और यहाँ पर गवर्नमेंट कोऑपरेट करे लेकिन ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश ना करे. नेक्स्ट, गोइंग ग्रीन विदाउट पॉज. तो यहाँ पर जर्मनी के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि जर्मनी बहुत तेज़ी में आगे बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर और जर्मनी यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहा है कि क्लाइमेट जो है उसको यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कैसे रखा जा सकता है. एज द वर्ल्ड हैज़ गैदर्ड एट शर्म शेख फॉर COP27. तो COP27 हो रही है इजिप्ट के शर्म शेख में. ऑन द वन हैंड द क्लाइमेट क्राइसिस इज हिटिंग विद ग्रेटर फोर्स देन एवर. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में हमें फ्लड्स देखने को मिली, इथोपिया में हमें ड्रॉट्स देखने को मिले, साहेल में वाटर जो स्कार्सिटी वो एक्सरबेट हो रही है. क्लाइमेट क्राइसिस इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज. और दूसरा चैलेंज हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रशिया ने एग्रेशन किया है अगेंस्ट यूक्रेन. ऑन द अदर हैंड रशियाज वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन हैज़ बीन इरोडिंग द इंटरनेशनल ट्रस्ट वी नीड फॉर सक्सेसफुल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. Germany with our partners in the European Union will do what they can do to advance climate action. Now is the time for ambitious emission cutting. और यहाँ पर हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है. एज अ मेजर इकोनॉमी एंड एमिटर जर्मनी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है और जर्मनी ये बात समझता है. यही सब इस आर्टिकल में लिखा गया. बेसिकली यहाँ पर जर्मनी ने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया है. अब जर्मनी ने क्या किया, बेसिकली जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है उनको रीएक्टिवेट कर दिया. अब इन्होंने रीएक्टिवेट किया क्योंकि यहाँ पर रशिया से जो है वो गैस सप्लाई नहीं आ रही थी. अब इनका ये कहना हमने रीएक्टिवेट किया है लेकिन ये सिर्फ मार्च 2024 तक ही रीएक्टिवेट रहने वाले हैं. न्यू परमानेंट पाइपलाइंस वी आर बिल्डिंग टू इम्पोर्ट LNG आर रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी हाइड्रोजन रेडी. एंड इन द यूरोपियन यूनियन इन्होंने कमिट किया है कि ये गैस कंजम्पशन को कट करेंगे बाई 15% दिस विंटर. तो इनके टारगेट्स आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ अपने पंचामृत वाले टारगेट्स याद रखने हैं. द यूरोपियन यूनियन तो इनका एक फिट फॉर 55 एजेंडा है यूरोपियन यूनियन का, तो ये आपको पता होना चाहिए और इससे ज़्यादा तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है. और बाकी यहाँ पर ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यहाँ पर दे पाएँ $100 बिलियन, जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया था कि $100 बिलियन ये देंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन. इन द G7 वी आर कमिटेड टू डबलिंग एडेप्टेशन फाइनेंसिंग बाई 2025. और ये यहाँ पर साथ में लॉस एंड डैमेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं एट COP27. तो लॉस एंड डैमेज के लिए हमने यहाँ पर वॉर्ड्स इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखा था फर्स्ट पेज पर. नेक्स्ट है यहाँ पर चार्जिंग द पेमेंट इकोसिस्टम. तो अभी तो UPI पूरी तरीके से फ्री है, इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो यहाँ पर सब्सिडाइज कर रही है. तो क्या इसको फ्री रखना ये फीजिबल है? The recent discussion paper by the RBI on charges in payment system has triggered widespread public debate, especially on the zero charge framework for UPI transaction. Many including market players and the NPCI ये सपोर्ट में आए हैं कि हमें यहाँ पर जीरो MDR से मूव अवे करने की ज़रूरत है. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर UPI ट्रांजेक्शन करते हो तो जो RBI की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है ₹2 फॉर अ ₹800 ट्रांजेक्शन. तो अभी तो यहाँ पर सरकार सब्सिडाइज कर रही है ऑपरेशंस को, लेकिन सरकार कब तक कर सकती है? सरकार के पास भी तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और सरकार अगर इसके लिए यूज़ करेगी तो बाकी यहाँ पर स्कीम्स के लिए कहाँ से पैसा आएगा? एक्सप्लेनिंग हाउ द लैक ऑफ कमर्शियल कॉम्पनसेशन डिस्करेजेस. तो यहाँ पर कमर्शियल कॉम्पनसेशन नहीं है जिसकी वजह से नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर नहीं हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है और सिक्योरिटी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है. वी एड मोर सम नुआंस. अब यहाँ पर ऑथर ने क्या नुआंस दिए हैं? 2 इंपॉर्टेंट रीजंस स्टैंड आउट. अब गवर्नमेंट यहाँ पर चार्ज क्यों नहीं करना चाहती? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि ये यहाँ पर जीरो बेस्ड ही रहे? तो पहला रीज़न ये है कि ये एक पब्लिक गुड है. Digital payments is a public good and to addressing market failures such as the presence of dominant firms. इसीलिए यहाँ पर ये है कि जो MDR है ये जीरो बेस्ड ही होना चाहिए. In the case of the UPI, the government subsidizes the operational cost of facilitating UPI transactions, which is reportedly inadequate. जनवरी 2022 में पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि इंडस्ट्री ने यहाँ पर लॉस एक्सपेक्ट किया है 5500 करोड़ का. अगर यहाँ पर ये है कि ये पब्लिक गुड है, अगर ये भी मोटिव है, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या ये बेस्ट एलोकेशन है गवर्नमेंट रिसोर्सेज का? एज पर द इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम द एवरेज टिकट साइज ऑफ पर्सन टू मर्चेंट ऑन UPI इज ₹820 और RBI की एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है ₹2 फॉर प्रोसेसिंग ₹800 ट्रांजेक्शन is 0.25% lower of the transaction value, much lower than the MDR cap set at 0.9% for debit cards.
अब आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर यूपीआई के ऊपर चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर यूज़ करने लगेंगे कैश को। अब लोग यहाँ पर कैश को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी हो सकता है इंक्रीज हो जाए, लोग यहाँ पर टैक्स देना बंद कर दें। तो ये सब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज है। तो इसके आपको आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इसको चार्ज ना किया जाए। अब हम चलते हैं आगे। चाइनीज़ वर्कर्स इन पाकिस्तान टू ट्रैवल इन बुलेट प्रूफ कार्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सी पैक के वर्कर्स के ऊपर काम करते थे यहाँ पर चाइना के वर्कर्स, तो उनके ऊपर अटैक हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट दे दी जाएगी, जिसकी वजह से अगर अटैक होगा भी तो ये लोग बच जाएंगे। यूक्रेन्स रशियन हेल्थ डैम डैमेज्ड। अब इस डैम का नाम क्या है, इसका नाम है नोवा काखोवा। नोवा काखोवा यूक्रेन का डैम है और यहाँ पर डैमेज हो गया। बस ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, नोवा काखोवा डैम कहाँ पर है। डेथ ऑफ लोन वॉलंटियर इन यूएस जीन थेरेपी स्टडी स्पार्क्स अ क्वेस्ट फॉर आंसर। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, क्रिस्पर की। क्रिस्पर का जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में भी आ चुका है और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। क्रिस्पर है एक जीन एडिटिंग टूल और इस इंसान को यहाँ पर क्या था, इसको था ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। अब इसमें क्या होता है ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में, दिस इज अ रेयर जेनेटिक मसल वेस्टिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द जीन, जो कि ज़रूरी होता है प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, कॉल्ड डायोस्ट्रोफिन। जब ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मसल वेस्टिंग होती है। द रेयर जेनेटिक मसल वेस्टिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन द जीन नीडेड टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड डायोस्ट्रोफिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको क्रिस्पर पता होना चाहिए, कैस्टाइन क्या होता है, ये सब हम कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्रिस्पर क्या होता है, कैस्टाइन क्या होता है। तो इनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन जो यहाँ पर वॉलंटियर था क्रिस्पर के लिए, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। किस वजह से डेथ हुई है अभी पता नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर आरबीआई विथड्रू $66.73 बिलियन फ्रॉम ओवरसीज बैंक्स। क्यों यहाँ पर विथड्रू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर रुपी को प्रॉप अप करना था, रुपी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा था। फिर यहाँ पर लिक्विडिटी बताई गई। लिक्विडिटी क्या होता है, इन द बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी रेफर्स टू रियडली अवेलेबल कैश दैट बैंक्स नीड टू मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स। तो जो यहाँ पर कैश अवेलेबल होता है बैंक्स में और जो बैंक्स को जरूरत पड़ती है टू मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस एंड फाइनेंशियल नीड्स। आरबीआई ने अपने किटी से फॉरेक्स को सेल किया था। क्यों सेल किया था, वही रुपी को डेप्रिशिएट होने से बचाने के लिए। रशिया बिकम्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। तो रशिया यहाँ पर बन चुका है टॉप ऑयल सप्लायर और इराक और सऊदी अरेबिया यहाँ पर नीचे चले गए हैं। रशिया हैज बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर, सरपासिंग ट्रेडिशनल सेलर सऊदी अरेबिया एंड इराक अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम एनर्जी कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा। तो वॉटेक्सा क्या है, एनर्जी कार्गो ट्रैकर। रशिया विच मेड अप फॉर जस्ट 0.2% ऑफ द ऑल ऑयल इंपोर्टेड बाई इंडिया इन द ईयर टू मार्च 31, 2022। अब रशिया यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 22% ऑफ इंडियाज टोटल क्रूड इंपोर्ट्स। अब हम रशिया से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंटेड रेट पर दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर रशिया से ले रहे हैं। तो बेसिकली आपको अगर इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। जो भी सोर्सेज यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको आप डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जो सीरीज है वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन पे। द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड 1950 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बिफोर इट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए एक पटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है और ये कहा गया है कि फर्स्ट अमेंडमेंट में जो 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे आर्टिकल 19 में, ये यहाँ पर वॉलेट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। द सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू एग्जामिन अ चैलेंज टू द एक्सपेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट वाज मेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किए गए थे, तो फर्स्ट अमेंडमेंट में वैसे तो काफ़ी कुछ अमेंड किया गया था। फॉर एग्जांपल 9th शेड्यूल ऐड किया गया था लैंड रिफॉर्म्स को एग्जेम्प्ट करने के लिए कि लैंड रिफॉर्म्स के यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट मेड सेवरल कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस फ्रॉम एग्जेम्प्टिंग लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम स्क्रूटनी, और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड
सेट की गई थी फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑल्सो एक्सपेंडेड ऑन द स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच. What is the constitutional position on free speech? तो आर्टिकल 19(1)(a) इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो कि आर्टिकल 19(2) लिस्ट करते हैं. तो आर्टिकल 19(2) लिस्ट एक्सेप्शंस और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट राइट. अब यहाँ पर दो नए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया था बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, और ये दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या थे? पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. सेकंड, द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पेसिफिक टर्म्स पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. फर्स्ट, इट इंट्रोड्यूस्ड द क्वालिफिकेशन रीजनेबल टू द रेस्ट्रिक्शंस दैट आर्टिकल 19(2) इम्पोज्ड, और यहाँ पर दो नए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया था, पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. अब यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ी थी ऐड करने के लिए? तो इससे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के दो वर्डिक्ट बताए गए हैं. फर्स्ट है रोमेश थापर केस. इन 1949 द मद्रास गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी क्रॉस रोड्स, जो कि एक लेफ्ट लीनिंग मैगजीन थी और ये गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही थी, तो इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था. फिर यहाँ पर जो पटिशनर है वो चैलेंज करता है सेक्शन 9(1)(a) ऑफ द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949. दिस प्रोविजन ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस फॉर द वाइडर पर्पस फॉर सिक्योरिंग पब्लिक सेफ्टी और द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. तो कोर्ट ने यहाँ पर डिफाइन किया था टर्म्स पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर, और ये एग्जामिन किया था क्या ये फॉल करते हैं विद इन द स्कोप ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस अलाउड इन 19 क्लॉज 2. द गवर्नमेंट आर्ग्यूड कि यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ये अंडरमाइन करते हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को आप इक्वेट कर सकते हो पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के साथ. लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ डिसएग्री किया था और स्ट्रक डाउन कर दिया था इस प्रोविजन को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को जरूरत लगी कि यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तो जो कि ऐड किया जाता है बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट. और यहाँ पर दो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को और ऐड किया जाता है. तो सेकंड अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पेसिफिक टर्म्स पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. दिस सेट ऑफ न्यू नैरोअर टर्म्स इन द प्रोविजन वर नेसेसिटेटेड, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो रूलिंग्स आती हैं दैट वेंट अगेंस्ट द स्टेट्स पावर टू कर्ब फ्री स्पीच. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. यहाँ पर बात की गई लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की. तो जैसे हमारे पास GSLV है, PSLV है, वैसे ही चाइना के पास यहाँ पर लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है जो कि चाइना यूज़ करता है यहाँ पर लॉन्चिंग के लिए. तो चाइना ने अभी तियांगोंग स्पेस स्टेशन का थर्ड और फाइनल मॉड्यूल लॉन्च किया था, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, जिसका नाम था मैंगटियन. मैंगटियन क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हेवनली ड्रीम मतलब होता है मैंगटियन का. इससे पहले यहाँ पर लॉन्च किया था वेंटियन और उससे पहले तिहाने. तो तीन मॉड्यूल है, तिहाने, वेंटियन एंड मैंगटियन. तो यहाँ पर जो इसके डेब्री है वो पैसिफिक ओशन में फॉल हुआ, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए. जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है ये चाइना का है और चाइना स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन. इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा लेकिन वो 2030 तक बनाएगा. चाइना भी बना रहा है और चाइना ने तीनों ही मॉड्यूल्स को सेंड कर दिया है जिसका नाम है तिहाने, वेंटियन एंड मैंगटियन. नेक्स्ट सीपेक अ स्टेटस चेक. अब सीपेक यहाँ पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इतना स्लो क्यों है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं. कुछ टाइम पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर कंट्री की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करें. ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ पर जो सीपेक जाता है वो पास होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, अ रेफरेंस टू द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो यहाँ पर ग्वाडार पोर्ट बनाया जा रहा है. The CPEC is intended to link Kashgar in China's Xinjiang region with Gwadar on the coast of Balochistan. What is the status of CPEC now in terms of projects completed or abandoned? Some big ticket projects have moved ahead much more slowly than planned. तो यहाँ पर जितना प्लान किया गया था उससे तो स्लोली ही मूव किए हैं. पाकिस्तान मेड द प्रोजेक्ट प्रपोजल. चाइना ने मनी इन्वेस्ट किया तो स्लो डाउन हुआ क्यों? सम ऑफ द एनर्जी प्रोजेक्ट्स वर प्रोमोटेड वेरी एक्टिवली बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट. फिर यहाँ पर आती है इमरान खान की सरकार, और इमरान खान की सरकार को ये लगता है कि ये जो नेगोशिएशंस हुए हैं ये ठीक तरीके से नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है. दीज आर ओनली अ फ्यू आइटम्स ऑन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस व्हाई सम पार्ट्स मूव्ड फॉरवर्ड क्विकली एंड अदर्स डिडंट. एक तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रन इनटू ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम पाकिस्तानी बिजनेसेस, जिनको ये लगा कि यहाँ पर जो चाइना है उसको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे और जो डोमेस्टिक फर्म्स है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे रहेंगी. देयर हैव बीन इश्यूज अराउंड लैंड एलोकेशंस और यहाँ पर कितनी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाए. फिर यहाँ पर इमरान खान की सरकार आती है जिनको ये लगता है कि जो सीपेक है उसमें ठीक से नेगोशिएशंस नहीं हुए हैं. एजम्पशन ये था कि यहाँ पर जो सीपेक ये करप्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी तेज़ी से सीपेक प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाए. Will there be an effort to infuse more political energy and money into CPEC? जब से यहाँ पर नई सरकार आई शहबाज शरीफ की, there have been already been attempt to deal with outstanding irritants such as the payments to Chinese power companies. तो Chinese power companies को टाइम पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा, जो Chinese workers उनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन तो उन्होंने निकाल लिया है कि यहाँ पर जो Chinese workers है उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट प्रोवाइड की जाएगी. नेक्स्ट है न्यू होप फॉर मलेरिया वैक्सीन, द साइंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज. मलेरिया किल्स नियरली 6 लाख पीपल एवरी ईयर, द मेजॉरिटी ऑफ whom are children under the age of 5 in sub-Saharan African.
इसकी वैक्सीन बनाना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई है। 2 वैक्सीन से, दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। प्रॉमिसिंग ब्रेक थ्रूज। आफ्टर डेकेड्स ऑफ स्लो प्रोग्रेस देयर सीम्स टू बी लाइट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग टनल। WHO ने अप्रूव की थी अक्टूबर 2021 में RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स, जिसको डेवलप किया है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने, एक फॉरेन कंपनी है, फॉर इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन वॉज अ मेजर माइलस्टोन। तो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन की क्या वैक्सीन का नाम है? RTS-AS01 मॉस्क्यूरिक्स हैज़ मॉडेस्ट एफिकेसी, और यहाँ पर एफिकेसी जो है वो तो काफ़ी कम है, सिर्फ 30% की एफिकेसी है। इट टुक मोर देन 30 ईयर्स एंड अप्रॉक्सीमेटली $700 मिलियन इसको अचीव करने के लिए, विच अंडरस्कोर्स द साइंटिफिक एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस कि कितना टफ है यहाँ पर वैक्सीन बनाना अगेंस्ट अ पैरासिटिक डिजीज लाइक मलेरिया। GSK हैज़ ग्रांटेड, तो ये जो ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन है इसने ग्रांट किया भारत बायोटेक को लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर मॉस्क्यूरिक्स, और 2019 तक जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है बायोटेक, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी द sole global manufacturer of this vaccine. However, RTS-AS01 fails to meet the WHO's own benchmark for malaria vaccine efficacy. तो WHO का जो यहाँ पर बेंचमार्क है वो है 75%, लेकिन इसकी एफिकेसी तो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 30% है। इन सितंबर 2021 दूसरी मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम, इसको डेवलप किया गया है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द UK। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? RTS एंड R21 आर सिमिलर इन दैट दे बोथ कंटेन द सेम पार्ट ऑफ द मेजर प्रोटीन जिसका नाम है स्पोरोजोइट। बोथ ऑल्सो कंटेन हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो अमाउंट यूज़ किया गया है हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन का, वो दोनों में डिफरेंट यूज़ किया गया है। एडजुवेंट क्या यूज़ किया गया है? टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज। ऑल प्रोटीन बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स यहाँ पर रिलाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एडजुवेंट पे। RTS इज फॉर्मुलेटेड विद एन एडजुवेंट कॉल्ड AS01 डेवलप्ड एट GSK। R21 यहाँ पर एम्प्लॉय करता है एन एडजुवेंट कॉल मैट्रिक्स एम, जो कि डेवलप किया है नोवावैक्स ने, जो कि स्वीडन बेस्ड कंपनी है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इंडिया यहाँ पर अपनी वैक्सीन क्यों नहीं डेवलप कर पाया है। तो अ मेजर गैप इज इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफ एंड साइंटिफिकली रॉबस्ट कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन मॉडल्स। तो वो हम इंडिया में नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर वैक्सीन नहीं बना पाए। तो आपको ये दोनों वैक्सीन के नाम पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। RTS-AS01 एंड द सेकंड वन इज R21। तो किसने बनाई है? तो फर्स्ट वाली तो RTS-AS01 ये तो यहाँ पर बनाई है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने, और इसकी यहाँ पर जो एफिकेसी वो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ यहाँ पर 30% एफिकेसी है। सेकंड है R21 मैट्रिक्स एम, जिसको कि डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। इस पेज पर तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।